Hello students, today we will start the new chapter financial statement with adjustment. Students, previously we have finished our chapter 21 financial statement without adjustment. उस चैप्टर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इन तीनों के फॉर्मेट, इन सब के बारे में पढ़ा था। और ट्रेडिंग की आइटम्स कौन कौन सी हैं, डेबिट क्रेडिट साइड की, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स और बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं वो पढ़ा था। तो चैप्टर 22 में हमने क्या करना है, वही चीज़ें हैं बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वही फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट। इसमें भी बच्चों सेम हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, लेजर के बैलेंसेस गिवन होंगे, लेकिन उनके साथ साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होंगी। उन एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट बनाते समय हमने उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ये पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो अब हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ेंगी फाइनल अकाउंट बनाते समय। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमें एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कैसे करना है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखो, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मीनिंग एंड नीड ऑफ एडजस्टमेंट, उसके बाद कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो हमें सॉल्व करनी है। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, accrued income, unearned income, interest on capital, interest on drawing, interest on loan, bad debts, provision for bad and doubtful debts, provision for discount on debtors, abnormal loss, charity in the form of goods, goods distributed as free sample, drawing, deferred revenue expenditure, manager commission, capital expenditure treated as revenue expenditure, goods sold and dispatched but omitted to be recorded, goods purchased but omitted to be recorded, and last sale of goods on approval basis। तो बच्चों ये 22 एडजस्टमेंट हैं, 22 एडजस्टमेंट हैं, इनकी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है वाइल मेकिंग फाइनल अकाउंट। राइट, ये 22 के 22 एडजस्टमेंट हम बताएंगे आपको सम्स की फॉर्म में। तो अब देखो, in order to ascertain the true net profit, true profit or loss of the business for a particular year, it is necessary that all expenses and income relating to that year are taken into consideration। यहाँ पे वो बता रहा है हमें कि एक फर्म की ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस जानने के लिए हमें उस साल के, जो करंट ईयर हमारा चल रहा है, हमें उस साल के सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस और इनकम हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट, यदि हमें फर्म का नेट प्रॉफिट चाहिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, एंड रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च हैज़ नॉट येट बीन पेड। और जहाँ पे वो एग्जांपल लेके चल रहा है कि सपोज रेंट, मार्च के महीने का जो रेंट है अभी तक फर्म ने पे नहीं करा, हैज़ नॉट येट बीन पेड, इट वुड बी प्रॉपर टू इंक्लूड सच रेंट अलॉन्ग विद द अदर एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो मार्च के महीने का रेंट हमने पे नहीं किया, इट मीन्स फेब्रुवरी तक का रेंट, मीन्स 11 मंथ्स का रेंट फर्म पे कर चुकी है। तो यहाँ पे उसका कहना ये है कि हमें फुल ईयर, पूरे 12 महीने का जो रेंट है वो हमें अकाउंटिंग बुक्स में दिखाना है। इट वुड बी प्रॉपर टू इंक्लूड सच रेंट अलॉन्ग विद द अदर एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। मीन्स हमें जो हमने रेंट नहीं पे करा उसको भी हमें अकाउंटिंग बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है। Similarly, it often happens that certain incomes like interest, dividend, commission are अर्न कर ली हैं ये इनकम फर्म ने, बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन जो करंट ईयर चल रहा है उस साल ये इनकम हमें मिली नहीं है, अर्न कर ली हैं लेकिन इनकम मिली नहीं है। तो क्या करेंगे, बेशक हमें ये इनकम नहीं मिली इंटरेस्ट के नाम की, डिविडेंड के नाम की, कमीशन के नाम की, लेकिन इन इनकम को हम अकाउंटिंग बुक्स में शो करेंगे, क्योंकि ये जो सारी इनकम है ये पर्टिकुलर उसी करंट ईयर की है जिस करंट ईयर के हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं।
सो एडजस्टमेंट फॉर सच इनकम्स मस्ट बी मेड इन द करंट ईयर इटसेल्फ। सो इस तरह इस इनकम की जो एडजस्टमेंट होगी, जो अर्न कर ली है लेकिन मिली नहीं है, इन इन सब की जो एडजस्टमेंट है हमें करंट ईयर में करनी होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 एडजस्टमेंट कवर करेंगे। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है बच्चों? द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में जो गुड्स हमारे नहीं सोल्ड आउट होते या अनसोल्ड गुड्स जो रह जाते हैं, उनको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और इसका अमाउंट क्या लिखेंगे? इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू। इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। मीन्स क्वेश्चन में यदि आपको रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दिए होंगे, तो इनमें से जो कम वैल्यू है उनको हम अकाउंटिंग बुक्स में लेके जाएंगे। तो ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब हम समझेंगे कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो यदि आप क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है एडजस्टमेंट के रूप में, कि पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं, तो यदि क्लोजिंग स्टॉक बच्चों हमारा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, इट मीन्स ये एक एडजस्टमेंट है, और कोई भी एडजस्टमेंट है वो दो तरफ इफेक्ट करेगी, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, तो हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड, राइट। और सेम यदि ट्रायल बैलेंस, कुछ क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस जो है आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो वो एक सिंपल आइटम है, तब वो एडजस्टमेंट नहीं है, तब वो एक जगह इफेक्ट करेगी वो आइटम, और वो आएगी बैलेंस शीट असेट साइड। यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो एक जगह जाएगा, वो है बैलेंस शीट असेट साइड, राइट। अब एक और है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकंड एडजस्टमेंट है ये हमारी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है बच्चों? ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। वो एक्सपेंसेस जो अभी फर्म ने पे करने हैं, जो अभी फर्म ने पे नहीं करे, दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो इंकर हो चुके हैं इस साल में, बट हैव बीन लेफ्ट अनपेड, जो अभी तक पे नहीं करे, फर्म की तरफ से वो एक्सपेंसेस को पे ऑफ नहीं किया गया, राइट। सर्विसेज ले ली गई हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं अभी देने बाकी हैं, ड्यू हैं, अभी फर्म ने ये एक्सपेंसेस पे नहीं करे। तो यदि हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये एज एन एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो दो जगह जाएगा। ये क्या करेंगे हम? उस जो कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट है, से फॉर एग्जांपल वेज है या सैलरी है, तो कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट में ऐड कर देंगे, एडेड टू द कंसर्न एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे, वेज अकाउंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर देंगे। यदि सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखी हुई है, तो सैलरी कहाँ की आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस की। एम्प्लॉयज़ को देना है फर्म ने, एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सैलरी जो मेन आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वो, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। तो मतलब करेंगे क्या? फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या रहेगी? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये वो खर्चा है जो अभी तक हमने पे नहीं करा, फर्म ने पे नहीं करा, स्टिल फर्म की लायबिलिटी है, इसलिए सेकंड जगह कहाँ जाएगा? वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये हमने जर्नल एंट्रीज करी भी हुई हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आइटम्स की तरह ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर और आइटम्स के साथ दिया हुआ है, तब वो एडजस्टमेंट नहीं है, तब वो एक जगह जाएगी, और वो है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी है, फर्म ने अभी ये पे करने हैं, राइट। तो ये हो गया। आगे है
प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? वो एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिए हैं, मीन्स नेक्स्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस वो हम आज करंट ईयर में पे कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस पे कर दिए हमने, मीन्स उसका जो बेनिफिट था, उसकी जो सर्विसेज है अभी तक हमने ली नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस हमने उसके पहले ही एडवांस में पे कर दिए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट असेट्स है। तो अब यदि हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट है ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट की तरह ट्रायल बैलेंस के बाहर प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट गिवन है, तब ये दो जगह जाएगा। कहाँ? हम इसको डिडक्ट करेंगे जो भी हमारा कंसर्न्ड एक्सपेंसेस अकाउंट है ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेस करके दिखाएंगे। रीजन क्या, क्यों लेस करेंगे? क्योंकि हमने अभी पे कर दिए हैं, लेकिन ये जो एक्सपेंस है इस साल से बिलोंग नहीं करता। हमने प्रीपेड पहले ही एक्सपेंसेस पे कर दिए। एक्चुअली ये एक्सपेंसेस हमारे नेक्स्ट ईयर के थे। क्योंकि ये खर्चा इस साल का नहीं है, इसलिए इसको कंसर्न्ड एक्सपेंसेस अकाउंट में से डिडक्ट करके दिखाएंगे, लेस करके दिखाएंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट असेट है, और दूसरी जगह ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड इसको शो करेंगे। और यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है और आइटम्स की तरह, तब वो एडजस्टमेंट नहीं है, तब वो एक ही जगह आएगा। कहाँ पे? बैलेंस शीट असेट साइड, राइट। तो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट है बच्चों डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर और सारी एडजस्टमेंट के साथ गिवन होगी। तो डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो जितने अमाउंट से फिक्स्ड असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है वो अमाउंट डेप्रिसिएशन अमाउंट कहलाता है। तो इसके एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, फिक्स्ड असेट की वैल्यू कम हो गई है, तो इसको कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे ओनली एक्सपेंस अमाउंट। जितने अमाउंट से वैल्यू कम हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखाएंगे जितने अमाउंट से वैल्यू कम हुई है। और दूसरी जगह कहाँ जाएगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट पे लगता है, और फिक्स्ड असेट असेट साइड शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे कैसे? जो कंसर्न्ड असेट है, से फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है माइनस करके असेट साइड के मेन अमाउंट कॉलम में शो करेंगे। ओनली डेप्रिसिएशन अमाउंट, सिर्फ कितने वैल्यू से हमारी फिक्स असेट की वैल्यू कम हुई है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में असेट साइड में कैसे लिखेंगे? जो कंसर्न्ड असेट है, से फॉर एग्जांपल प्लांट है या फर्नीचर है, उसकी जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू लिख के उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करके हम अमाउंट कॉलम में असेट साइड वो वैल्यू को शो करेंगे। अब इन चारों एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, डीके गोयल का है। The following are the balances extracted from the books of Raghunath Ji as on 31st March 2019. From these balances, prepare his trading account, profit and loss account and balance sheet as at that date. तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो है 31 मार्च 2019। इस दिन हमने फाइनल अकाउंट बनाना है, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, लेजर के बैलेंसेस हैं और ट्रायल बैलेंस में दिखाया हुआ है। देखो टोटल सेम आ रहा है, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में ये लेजर के सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं। वो सारे लेजर अकाउंट जिनका बैलेंस डेबिट बैलेंस था वो डेबिट साइड लिखा हुआ है, जिनका बैलेंस क्रेडिट साइड था उनको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, और टोटल इक्वल आया हुआ है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। और देखो नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं। ये पूरा क्वेश्चन है बच्चों, ये पूरा ट्रायल बैलेंस है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं। इनकी हेल्प से हमें
ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, तीनों चीज़ें बनानी है, फर्स्ट ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो इनको बनाने के लिए पहले तीनों फॉर्मेट हमें इकट्ठे बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना कि ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। ऐसे नहीं करना बच्चों, दिस इज टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों के जो फॉर्मेट है साइमल्टेनियसली बना लेने हैं, फिर एक एक करके हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब लो फर्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड ₹16,000। अब ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, एडजस्टमेंट है, और कोई भी एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, दो जगह जाएगी, राइट। तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की असेट साइड। अभी अभी हमने पढ़ा, इसी वीडियो में देखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे और बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट, असेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आओ। वेजेस 2000, सैलरीज 1200 आर आउटस्टैंडिंग। 2000 की वेजेस और सैलरीज 1200 की अभी भी हम फर्म ने नहीं दी, मतलब ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। अब ये वेज कहाँ की आइटम है बच्चों, वेजेस किसको देते हो आप, वर्कर्स को। वर्कर्स कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में, प्रोडक्शन एरिया में। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे ट्रेडिंग में जाते हैं, राइट। तो वेजेस कितने हैं, 2000, जो अभी भी हमने नहीं दिए। तो अब देखो हम कितने वेजेस पे कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। देखो, ये देखो बच्चों, ये वेजेस हैं आपके, ये हमारे वेजेस हैं, और वेजेस हैं हमारे 10,000, राइट। यहाँ देखो, 2 वेजेस 10,000, ये हम पे कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लिखे हैं वो हम पे कर चुके हैं। एडजस्टमेंट वाले वेजेस अभी तक हमने पे नहीं करे, तो प्लस करके हम अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे। इसका रीज़न है बच्चों, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमने ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे 12 महीने के एक्सपेंसेस दिखाने हैं, फुल अकाउंटिंग ईयर के, वेदर पेड और नॉट। हमने वो खर्चा पे करा है चाहे नहीं करा, हम पूरे साल के एक्सपेंसेस अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे। तो यहाँ देखो, वेजेस 10,000 ये पे कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थे। ये 2000 के वेजेस अब तक पे नहीं करे। तो कोई भी एक्सपेंस है, पे किया है चाहे पे नहीं किया, तो पूरे साल का एक्सपेंस आपको अमाउंट कॉलम में दिखाना है, राइट। ये पूरे साल का खर्चा है। ये 2000 क्योंकि आपका एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये वो वेजेस हैं जो अभी तक पे नहीं करे, फर्म की अभी भी ये लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000, राइट। सैलरीज कितनी है, 1200 की सैलरी अभी तक नहीं दी। तो आप देखो ये सैलरी है कितनी हमारी, सैलरीज कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है सैलरीज। सैलरी पड़ी है हमारी 2400 रुपये। ये 2400 कहाँ लिखा है बच्चों, ट्रायल बैलेंस में लिखा है, मतलब ये पे कर चुके हैं। जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में है ये पेड अमाउंट है। तो देखो, टू सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2400, ये हम पे कर चुके हैं। ये 1200 की सैलरी वो है जो अभी तक हमने पे नहीं करी, इसको ऐड करके पूरे 12 महीने का एक्सपेंस दिखा दिए, वेदर पेड और नॉट। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर ये हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। 1200 की अभी तक भी हमने सैलरीज नहीं दी, ये फर्म की लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी साइड आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। नेक्स्ट चलो बच्चों, रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। 2 महीने का रेंट और 500 पर मंथ है, यानी कि 2 महीने का 1000 रुपये इज आउटस्टैंडिंग। 2 months का रेंट अभी भी फर्म ने पे नहीं करा। इट मीन्स क्या है बच्चों, 10 months का रेंट जो है फर्म पे कर चुकी है, 2 months का रेंट आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, राइट। तो 10 months का रेंट जो है फर्म पे कर चुकी है। अब देखो कितना पे कर चुकी है, ये पड़ा रेंट एंड टैक्सेस, ये है बच्चों 1800।
ये पेड अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है पेड है, ये फर्म पे कर चुकी है। इट मीन्स ये अभी भी पे करना है 1000, तो हम पूरे साल का एक्सपेंस दिखाएंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू रेंट एंड टैक्सेस 1800 ये पेड अमाउंट है। 1000 अभी भी पे करना है, ऐड करेंगे क्योंकि हमें पूरे 12 महीनों का एक्सपेंस दिखाना है। ये 10 महीनों का है, ये 2 महीने का है जो अभी तक पे नहीं करा, तो ये 2800 फुल 12 महीनों का पूरे एक अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस है। ये 1000 का रेंट अभी तक पे नहीं करा, स्टिल इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, सो ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। ये बच्चों एडजस्टमेंट है, साथ का साथ दो दो जगह करते जाएंगे, ठीक है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 5% से डेप्रिशिएट हुई है, डिक्रीज हुई है, और मशीनरी की वैल्यू 10% से डिक्रीज हुई है। तो अब करेंगे इसके एडजस्टमेंट। अभी क्या बताया था आपको, डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड हमारा एक्सपेंस है। बिल्डिंग की वैल्यू 5% से कम हो गई है। अब देखते हैं बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है। ये पड़ी है बिल्डिंग, बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 50,000, 50,000 में परचेज करी थी, 5% से बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो इसको लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों डेबिट साइड दिखाएंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। टू डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000, 50,000 का 5%, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 50,000, 50,000 का 5% कितना आया 2500। ये देखो राइट। मशीनरी की वैल्यू कितने से रिड्यूस हुई है 10% से। अब देखो मशीन की वैल्यू है कितनी, मशीनरी की वैल्यू 20,000 है, बुक वैल्यू 20,000 में परचेज करी थी, और 10% से वैल्यू रिड्यूस हो गई है। 20,000 का 10% 2,000। बिल्डिंग की वैल्यू 2500 रुपये से कम होगी, रिड्यूस हो गई है। मशीन की वैल्यू 2000 से डिक्रीज हुई है। तो दोनों फिक्स्ड असेट के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हो गया 4500 का। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगी क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखा दिया है। अब और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में आओ। मशीनरी बुक वैल्यू कितने की थी 20,000 की, पूरा साल यूज़ करी, 2000 से वैल्यू कम होगी, तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी 18,000। बिल्डिंग पे आओ, बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, पूरा साल यूज़ करी, 5% से वैल्यू कम हुई, मतलब 2500 रुपये से वैल्यू कम हुई, तो साल के एंड में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रहेगी 47,500, राइट। लास्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये। इंश्योरेंस हमने पहले ही पे कर दी है, अगले साल की हमने आज पे कर दी है, आज करंट ईयर में। इट मीन्स ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एडवांस में आपने पे कर दी है। क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमें तो इसी साल की एक्सपेंस दिखाने हैं, ठीक है। ये हमने एडवांस में पे कर दी है तो इसको हम माइनस करेंगे। तो अब देखो हमारा प्रीमियम का अमाउंट कितना है, ये पड़ा बच्चों फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 800 रुपये इंश्योरेंस का अमाउंट है। ये पेड अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, ये पेड अमाउंट है। तो अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 800 पे कर चुके हैं, इसमें 200 रुपये हमने अगले साल का पे करा है, क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है इसलिए मेन अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे। ये एक्सपेंसेस अगले साल का है, इसको माइनस करेंगे, और माइनस के लिए बच्चों आप ब्रैकेट साइन का यूज़ करोगे। तो 800 में से 200 गए, ये 600 रुपये इस साल का एक्सपेंस है इंश्योरेंस का। ये 200 रुपये हमारी ये एडजस्टमेंट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट असेट होते हैं, इसलिए ये बैलेंस शीट में असेट साइड चले जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, राइट। अब ये आप देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई है हमारी। एडजस्टमेंट करने के बाद आप ऊपर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और जितनी भी रिमेनिंग आइटम्स हैं वो उनकी एंट्री जिस जिस अकाउंट में फिट बैठेगी वहाँ करते जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक 12,000, ट्रेडिंग की डेबिट साइड,
परचेजेस 40,000 कहाँ जाते हैं, ये ट्रेडिंग की डेबिट में। अब परचेज लिखने से पहले ये देख लेंगे कोई रिटर्न है, परचेज रिटर्न तो माइनस करेंगे। 2 परचेजेस 40,000, ये अभी हमने बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि यदि परचेज रिटर्न का अमाउंट आया तो माइनस करके हम दिखाएंगे। उसके बाद सेल्स 86,000, सेल्स कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। बाय सेल्स 86, इसको भी बाहर क्यों लिखा है कि यदि एक सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का कोई अमाउंट है उसको माइनस करके हम लिखेंगे। आगे आ जाओ। डिस्काउंट, ये जो आइटम है बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये देखना है बच्चों, डिस्काउंट कहाँ लिखा है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिखा है तो ये डिस्काउंट अलाउड है, मतलब हम दे रहे हैं। यदि डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिखा है इट मीन्स ये रिसीव्ड अमाउंट है, इनकम है हमारी। तो डिस्काउंट अब क्रेडिट साइड लिखा है तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट 400, रिसीव लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं तो अंडरस्टूड है क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये रिसीव्ड ही है। नेक्स्ट बच्चों, सेल रिटर्न, सेल में से माइनस करेंगे 6,000। सेल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। तो सेल रिटर्न सेल में से माइनस हो जाएगा 6,000, ये देखो माइनस करके हमने यहाँ पे 80,000 लिख लिया है। उसके बाद बिल्डिंग हम कर चुके हैं, अभी हमने डेप्रिसिएशन लगाई है, डबलिंग नहीं करेंगे। डेटर्स करंट असेट है, कितने, 16,000। डेटर्स यहाँ दिखाएंगे असेट साइड 16,000। नेक्स्ट आओ, सैलरीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑफिस एक्सपेंसेस बच्चों, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं, 1200, इनको शो करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 1200। आगे देखेंगे, वेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस करें अभी हमने। परचेज रिटर्न, परचेज हमारा ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट 4,000। परचेज रिटर्न 4,000 क्रेडिट में और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करेंगे 36,000। आगे देखो बच्चों, इंटरेस्ट सेम वही चीज़। इंटरेस्ट यदि डेबिट में लिखा है तो वो इंटरेस्ट पेड है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे, खर्चा है। यदि इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखा है तो वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अब देखो ये इंटरेस्ट 800 रुपये क्रेडिट साइड में लिखे हैं, इट मीन्स ये इंटरेस्ट मिला है, ये इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट कितना, 800 रुपये, फर्म की इनकम है ये। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखो ये 400 ऑफिस का एक्सपेंस है ये। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी कर चुके हैं एडजस्टमेंट में। मशीनरी ऑलरेडी कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन लगाई थी हमने, डबलिंग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। कैरेज ऑन परचेजेस, फैक्ट्री का एक्सपेंस है हमारा 700 रुपये, कैरेज ऑन परचेजेस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। यदि कैरेज ऑन सेल्स लिखा है तो ये ऑफिस एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आएगा। तो ये कैरेज ऑन परचेज लिखा है तो ये ट्रेडिंग की डेबिट साइड आएगा 700। नेक्स्ट है कमीशन, फिर यहाँ पर हम नोट करेंगे कमीशन यदि डेबिट साइड लिखी है ट्रायल बैलेंस के तो वो कमीशन पेड हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आएगा। यदि कमीशन क्रेडिट में लिखा है तो वो हमारी इनकम है। और इस क्वेश्चन में कमीशन 400 रुपये कहाँ लिखा है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड, मीन्स कमीशन पेड है, ये कमीशन हम पे कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये इसको लिखेंगे कमीशन 400, एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। कैश इन हैंड करंट असेट है 2300 रुपये, असेट साइड शो करेंगे इसको। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एडजस्टमेंट थी। कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज फर्म की लायबिलिटी होता है तो कैपिटल को हम कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड 62,000। इधर देखो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है बच्चों,
तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर जो नेट प्रॉफिट आएंगी वो इसमें ऐड करेंगे, और क्वेश्चन में यदि कोई ड्राइंग गिवन है तो वो माइनस करके हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो आएगा इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, राइट। तो 62,000 कैपिटल है, इसको हम बाहर ही लिखेंगे अभी अमाउंट कॉलम से, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद ही हमें अमाउंट कॉलम में लिखना है। उसके बाद क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है 10,800, तो ये लायबिलिटी साइड जाएंगे। तो नोटिस करो हमने सारी आइटम्स कर ली हैं, हमने सारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर ली है और सारी आइटम्स भी हमने उतार ली हैं। अब हम इनकी टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे। अब ये ट्रेडिंग की एक्सपेंडिचर साइड है, ये हमारी इनकम साइड है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि हमारी क्रेडिट साइड इनकम साइड बड़ी है, तो जो साइड बड़ी है बच्चों उसका टोटल दोनों तरफ लिखेंगे 80 एंड 16, 96,000। इनकम ज़्यादा है, हमारे खर्चे कम हैं, तो फर्म को क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फर्म विल इंकर ग्रॉस प्रॉफिट। तो 96,000 में से ये चारों एक्सपेंस हमने माइनस कर दिए, तो फर्म को क्या अर्न किया, फर्म ने ग्रॉस प्रॉफिट 35,300 का। 96,000 में से ये चारों एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो फर्म विल अर्न 35,300 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपोजिट साइड, ये ऐसे अपोजिट साइड जाएंगे। यदि नेट ग्रॉस लॉस होता फर्म को तो ग्रॉस लॉस कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में अपोजिट साइड मींस प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 35,300। और देखो बाकी सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट था, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैरी फॉरवर्ड करा। अब प्रॉफिट एंड लॉस से अब वो निकालो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमारी इनकम साइड ज़्यादा है, टोटल है इनकम साइड का 36,500, राइट। और ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो फर्म की इनकम हुई है कितनी, 36,500। इसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो फर्म को क्या होगा, फर्म क्या अर्न करेगी, नेट प्रॉफिट 23,000। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंस से, एक्सपेंसेस कम है, तो फर्म विल अर्न नेट प्रॉफिट 23,000। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। यदि फर्म का नेट लॉस आता बच्चों तो कैपिटल में से माइनस कर देते। अब नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और कैपिटल हमारे 62,000 है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 85,000। इस क्वेश्चन में बच्चों ड्राइंग का अमाउंट नहीं दिया हुआ, ड्राइंग का अमाउंट गिवन होता तो यहाँ से माइनस करके यहाँ पे जो अमाउंट आता वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होता। अब देखो सारी आइटम्स हम कर चुके हैं बैलेंस शीट की, हम इन दोनों को प्लस करेंगे दोनों साइड्स को, एंड द टोटल ऑफ बैलेंस शीट शुड बी इक्वल। दोनों साइड्स का जो बैलेंस है इक्वल आना चाहिए, और 1 लाख ये टोटल इक्वल आ गया। तो ये था पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाया है। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हम जो फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का साइमल्टेनियसली 3 फॉर्मेट बना के रखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करेंगे, आइटम्स उतारेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, फिर ये कंप्लीट तो इसको करेंगे, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे जो है टाइम, क्वेश्चन में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बनाएंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। पहले एडजस्टमेंट जो 2 जगह जाएंगी, उसके बाद बच्चों हम रिमेनिंग आइटम्स उतारेंगे। जो आइटम ट्रेडिंग की है ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस की है प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बैलेंस शीट की है वो बैलेंस शीट में उतारेंगे, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।